Today our lecture is all about nervous system classification. In last lecture, we understand the basic concept of nervous system physiology and neurons and neuroglia. Now in this lecture we will go through the classification of nervous system. बेसिकली नर्वस सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. जो उसके मेन पार्ट्स हैं, वन इज़ द नर्वर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड इज़ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. बोथ ऑफ दिस सिस्टम है फर्दर सब डिविजन्स. तो जैसे इस पिक्चर में आपको शो किया गया है कि नर्वस सिस्टम को सबसे पहले टू मेन पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे हम. वन इज़ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द सेकेंड इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, while PNS is further divided into efferent and afferent sensory. efferent and afferent का यहाँ पे हम इस सेंस में मतलब लेंगे. PNS जो है वो जितनी भी हमारी बॉडी में नर्व्स हैं, चाहे वो ब्रेन से ओरिजिनेट हो रही हैं या वो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट हो रही हैं, लेकिन जो भी हमारी बॉडी में नर्व्स हैं वो कलेक्टिवली उनको हम PNS में कंसीडर करेंगे. अब उसके नर्व्स के अंदर जो भी हैं वो हमारे पास सेंसरी नर्व्स भी हैं, हमारे पास मोटर नर्व्स भी हैं. तो जो सेंसरी नर्व हैं वो पार्ट बनाएंगी एफरेंट सेंसरी का, और जो हमारे पास मोटर नर्व्स हैं जो इंफॉर्मेशन CNS से आगे पूरी बॉडी में कन्वे करेंगी वो हमारे पास है मोटर नर्व्स. तो यहाँ पे इफरेंट और एफरेंट इसी सेंस में यूज़ हो रहा है, जो मोटर और सेंसरी नर्व्स की. जो आगे फर्दर इफरेंट पार्ट है PNS का, जो इंफॉर्मेशन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से पूरी बॉडी में आगे कन्वे कर रहा है, स्पेशली मसल्स को, वो उसको भी फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ANS जो है वो हमारा इनवॉलेंट्री कंट्रोल हमारी बॉडी का उसमें हमारा इन्वॉल्व है, और सोमैट्रिक जो है वॉलेंट्री जो मसल कंट्रोल है या मसल मूवमेंट है उसमें इसका रोल है. ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम या इनवॉलेंट्री सिस्टम है फर्दर डिवाइड इनटू पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक. तो दीज आर द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम. तो हम वन बाय वन करके पढ़ते हैं. इस पिक्चर में जैसे आपको शो किया गया है कि सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये ब्रेन और स्पाइनल का जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट बनाएंगे, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में तो हमारी सब नर्व्स जो पूरी बॉडी में जो भी नर्व्स का सिस्टम है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड होगा. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम सबसे पहले ब्रेन को पढ़ते हैं. ब्रेन इज़ अ लार्ज हमारा एक लार्ज ऑर्गन है, और जो प्रोटेक्शन इसकी जो बेसिक प्रोवाइड की गई है वो थ्रू क्रेनियल कैविटी गई है. तो यहाँ पे हम ब्रेन के जो ज़्यादा हम उसकी एनाटॉमी में नहीं जाएंगे, हम इसकी ज़्यादा फिजियोलॉजी पे फोकस रखेंगे. तो यहाँ पे जो ब्रेन को हम पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं उसमें है सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, जिनको थैलेमस और हाइपोथैलेमस को कलेक्टिवली डायनसेफ्लॉन भी कहा जाता है. और इसके अलावा जो थर्ड पार्ट है मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये बेसिकली ये भी कलेक्टिवली इनको ब्रेन स्टेम कहा जाता है. और फिर फाइनल पार्ट है सेरिबेलम. इस पिक्चर में कुछ पार्ट आपको शो किए गए हैं, लाइक दिस सेरिबेलम जो बिल्कुल हमारा बॉडी का जो, अगर आप अपने फोरहेड से स्टार्ट करते हैं और पीछे की तरफ अपना हाथ लेके जाते हैं तो ये पूरा जो आपका हाथ आप कर रहे हो, मूव कर रहे हो, तो इसके नीचे जो भी पार्ट आपका आया है वो सेरिबेलम है, ठीक है ना. इसके भी टू पार्ट्स हैं वो, और भी उसके बिल्कुल एंड पे जाके सेरिबेलम, जहाँ पे येलो कलर में शो किया गया है सेरिबेलम है, और सेरिबेलम के बिल्कुल जो लोअर पार्ट पे ब्रेन है जो आगे फर्दर कंटिन्यू होता है स्पाइनल कॉर्ड के साथ, उसको हम ब्रेन स्टेम कहते हैं. यहाँ पे इसके स्केल कैविटी के अंदर कुछ इसका पार्ट शो किए गए हैं, और यहाँ पे सेरिबेलम के कुछ लोब्स शो किए गए हैं, ऑक्सीपिटल लोब, पैराइटल लोब, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब. जैसे स्कल वॉल्ड के पार्ट्स थे वैसे ही यहाँ पे ब्रेन के भी पार्ट्स, जो खासतौर पे सेरिबेलम ऑफ ब्रेन है इसके पार्ट्स इंक्लूड किए गए हैं. यहाँ ब्रेन सेरिबेलम से हम स्टार्ट करते हैं अपना ब्रेन को स्टडी करना. पर ब्रेन सेरिबेलम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है. ये लार्जेस्ट पार्ट है, और आप इसको कह लें कि इसने मोर देन 2/3 जो है हमारी ब्रेन को कवर किया हुआ है. और फर्दर इनटू टू हाफ्स में डिवाइड है ये. अब एक राइट साइड पे है और एक लेफ्ट साइड पे है, तो दोनों हाफ्स में से सिंगल को हम हेमिस्फीयर्स करेंगे, तो इसका मतलब है कि हमारे पास 2 हेमिस्फीयर्स हैं. 2 हेमिस्फीयर जो बिल्कुल डिवाइड होते हैं, जो उनके अंदर ग्रूव होता है जिसकी वजह से वो डिवाइड होते हैं, उसको इंटर हेमिस्फेरिक फिशर कहते हैं, और उसको लॉन्गिट्यूडनल फिशर भी कहते हैं. लेकिन इसको हमने जो एनाटॉमिकली पढ़ेंगे और हमें जो अपेरेंटली नज़र भी आएगा कि ब्रेन के जो है दोनों हेमिस्फीयर्स हैं ये टोटली डिवाइड हैं, लेकिन डीप इनसाइड द ब्रेन कुछ नर्व ट्रैक्स है. हमारे पास एक नर्व्स का टिश्यू, हमारे पास कलेक्शन है जो नर्व टिश्यू की, उसको कॉर्पस कैलोसम कहते हैं. उसके थ्रू ये दोनों पार्ट कुछ हद तक इंटरकनेक्टेड होते हैं. और यहाँ पे ये बात एक मेंशन करना ज़रूरी है कि जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फेरिक पार्ट है सेरिबेलम का, वो हमारे राइट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करेगा, और राइट हेमिस्फेरिक पार्ट जो है वो हमारे
लेफ़्ट साइड को कंट्रोल, लेफ़्ट बॉडी साइड को कंट्रोल करेगा। तो इसमें इसका यहाँ पे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि अगर आपको हेमी पैरालिसिस का कोई पेशेंट मिलता है जिसमें हाफ बॉडी पार्ट लाइक राइट और लेफ़्ट कुछ भी हो सकता है, अगर वो उसका पैरालाइज्ड है तो उसमें हमारे जब हम उसका सिटी स्कैन, MRI या कोई भी उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हमारा फोकस जोन से है वो ज़्यादा उसके अपोजिट जो सेरिब्रम होगा उसके अंदर लीजन कंक्लूड करने में होगा। तो ईच हेमिस्फीयर जो है वो फर्दर 4 लोब्स में डिवाइडेड है, दिस फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। तो इन दिस पिक्चर यू कैन सी कि उन्होंने यहाँ पे आपको इस रेड ये दिखाया गया है कि जो हमारा राइट पार्ट है, राइट हेमिस्फेरिक पार्ट है वो लेफ़्ट साइड को कंट्रोल कर रहा है। और जैसे अगर हम फॉर एग्जाम्पल इस तरफ को राइट कंसीडर करते हैं, उधर लेफ़्ट कंसीडर करते हैं, लेफ़्ट इस तरह आ गया और जो ये लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट जो हेमिस्फेरिक पार्ट है ये राइट साइड को कंट्रोल कर रहा है। और इसके फर्दर जो लोब्स हैं वो डिवाइड किए गए। यहाँ अगर आप इंटीरियर इसको कंसीडर करें इस साइड को और इसको पोस्टीरियर कंसीडर तो यहाँ फ्रंट पे जो हमारे पास मिलाएगा वो फ्रंटल लोब है। फिर उसके बाद पैराइटल लोब है, एक इसका राइट भी होगा, इसका लेफ्ट साइड भी हो गया, ऑक्सीपिटल लोब भी इसी तरह होगा। और टेम्पोरल लोब जो हमारे बिल्कुल कानों से ऊपर जो हमारी साइड पे नज़र आ रहा है टेम्पोरल लोब होगा। सेरेब्रम की सरफेस को जब एनाटॉमिकली देखेंगे या पेरेंटली देखेंगे तो उसमें हमें फोल्ड्स, डिफरेंट टाइप्स के फोल्ड्स नज़र आएंगे। लाइक आप कंसीडर करें कि ये अगर सेमी इसका पार्ट है ब्रेन का तो इसमें हमारे पास इस तरह करके फोल्ड नज़र आएंगे, ठीक है। अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन लेते हैं सेरेब्रम का तो ये जो फोल्ड्स होंगे इनको गायराई कहते हैं। और जो इनकी डिप्रेशंस आएंगी ये वाली सारी ये इनसाइड वो सल्काई उनको कहा जाएगा। और ये बेसिकली इसका पर्पस ये थ्योरीज पे बिलीव की जाती है कि इससे सेरेब्रम का सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है। और जो सेरेब्रम है इसमें सेरेब्रम हो या स्पाइनल कॉर्ड हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दोनों पार्ट्स जो हैं वो ग्रे और वाइट मैटर से कंपोज होते हैं। ग्रे मैटर का कॉन्सेप्ट ये है कि ये तो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं जैसे हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर, तो न्यूरॉन्स के आगे फर्दर सेल बॉडीज़ भी हैं। तो कुछ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो एक ही फंक्शन के लिए असाइन किए गए हैं उनकी बॉडी कलेक्टिवली जो सा है या जितने भी न्यूरॉन्स हैं अगर वो ब्रेन के अंदर है उनकी बॉडी कलेक्टिवली ग्रे मैटर के अंदर रिजाइड करेंगी। और जो उनके फाइबर्स हैं स्पेशली जो उनके एक्सॉन है वो जो कलेक्टिवली जो टिश्यू बनाएंगे नर्वस सिस्टम का उसको हम ग्रे मैटर, वाइट मैटर कहते हैं। सेरेब्रल फंक्शन के सेरेब्रम के जो कलेक्टिवली फंक्शंस हैं वो 3 पार्ट्स टाइप्स के हैं। सबसे पहले हायर ऑर्डर फंक्शन है, इसमें मेंटल एक्टिविटीज़ हैं, इसमें स्पेशली लैंग्वेज, मेमोरी, इंटेलिजेंस, हमारी जो मेमोरी को डेवलप करना, इंटेलिजेंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, थिंकिंग, रीजनिंग और मॉरल सेंस। ये हायर ऑर्डर फंक्शन इस सेंस में कहा जाता है कि ये तकरीबन ये सारे वो फंक्शन हैं स्पेशली जो हम इंसानों को बाकी एनिमल से डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये सिस्टम हमारे अंदर हाईली एक्टिव फॉर्म में होता है। लाइक आप ह्यूमंस को देखते हैं, हमारे पास हर बंदे की अपनी एक हिस्ट्री होती है, उसका पास्ट होता है, उसकी मेमोरीज होती हैं। दुनिया में थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं, उसको जो कम्युनिटी पूरी कम्युनिटी उस लैंग्वेजेस को यूज़ करी। इंटेलिजेंस लेवल्स है हमारे अंदर स्पेशली सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ह्यूमंस के अंदर एक एज है कि हमारे पास सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थिंकिंग, रीजनिंग है और मोरल सेंस और लैंग्वेज। इस तरह सेंसी परसेप्शंस ये जैसे बाकी सब एनिमल्स हैं या तो उसी तरह हमारे अंदर भी हैं स्पेशली जो सी है पेन, टेम्परेचर की फीलिंग हमारे सेंस आ जाती है, टच, साइट, हेयरिंग, जो भी हमारे 5 स्पेशल सेंसेस हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे स्किन के सेंसेस हैं वो सेंसी परसेप्शन हमारे अंदर जो होती है वो सेरेब्रल उसमें इन्वॉल्व होता है। इनिशिएशन एंड कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स को इनिशिएट भी करना और फिर उसके बाद कितनी मूवमेंट होनी चाहिए वॉलंटरी मसल्स में, तो ये सेरेब्रम के थ्रू होता है। सेरेब्रल इसका सेंटर है। वैसे तो ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम है हमारी जो पेरिफेरल सिस्टम का पार्ट, उसके थ्रू ये एग्जीक्यूट होगा, लेकिन जो उसको इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना फिर उसके मुताबिक प्लान्स बनाना और वो कौन सा मसल कहाँ कितना मूव करना चाहिए और कौन से मसल इन्वॉल्व होने चाहिए कोई भी काम करने के लिए, तो ये सारा कुछ सेरेब्रम के अंदर इनका प्लान बनाया जाएगा। यहाँ पे हम डिफरेंट लोब्स के जो फंक्शंस पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि एक तो कुछ काम ऐसे हैं जो स्पेसिफाइड ब्रेन पार्ट्स के लिए स्पेसिफाई कर दिए गए हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं या कुछ फंक्शंस ऐसे हैं हमारे ब्रेन के जिसमें मल्टीपल पार्ट्स ऑफ बोन एट द सेम टाइम इन्वॉल्व होंगे। तो फ्रंटल लोब के फंक्शन इनिशिएट मूवमेंट्स हैं, स्पीच में फंक्शन है, इसके मसल टोन पे फैसिलिटेटरी भी है, इनहिबिटरी भी है और रिफ्लेक्सिस को भी है। ग्रास्प, यहाँ पे एक पाइप दिया हुआ है, इनिशिएट ग्रास्प रिफ्लेक्सिस। ग्रास्प रिफ्लेक्सिस वो हैं आप छोटा बिल्कुल इन्फेंट न्यूली बॉर्न बेबी लेते हो, ठीक है ना, अगर उसकी एग्जांपल ले रहे हो आप, उसको कोई सेंस नहीं है फिलहाल, उसकी कोई मेमोरी नहीं है, उसकी कोई उसको कुछ भी मतलब अभी उसके सेंसेस डेवलप नहीं हुई हैं जो उसने 5 सेंसेस अपने यूज़ करनी है स्पेशली और इनवॉलंटरी वॉलंटरी कंट्रोल मसल्स का ये उसने जो समझना है। उससे पहले भी
एक रिफ्लेक्स है कि आप उस छोटे बिल्कुल न्यूली बॉर्न बेबी की बिल्कुल उसका हाथ जो है उसकी स्पेशली उसकी जो पाम है वहाँ पे टच करते हो, अपनी फिंगर रखते हो उसके हाथ के ऊपर, तो वो उसकी जो फिंगर्स हैं वो इनवॉलेंट्रीली जो सी है वो बेंड करती हैं और आपकी फिंगर को पकड़ लेता है। चाहे आप फिंगर रखो या कुछ भी कोई भी चीज़ रखो। तो जैसे आपने देखा होगा कि हमारी सोसाइटी में है कि बच्चा पैदा होता है तो उसको फिर पैसे जब रिलेटिव्स मिलने आते हैं तो वो पैसे दे के जाते हैं, और आपने देखा होगा जब भी उसको उसके हाथ पर टच किया जाता है तो फिंगर उसकी वो उनको पकड़ लेता है। तो ये भी एग्जांपल है ग्रास्प रिफ्लेक्सिस की, कि जो बिल्कुल न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं उनमें ग्रास्प करने का जो सा है वो प्रोसेस डेवलप हो जाता है। ये रिफ्लेक्स होता है, वो वॉलंटरली ये काम नहीं कर रहे होते, ये उनका रिफ्लेक्स है जो उनसे ये काम करवा रहा होता है। मेमोरी है, बिहेवियर है और पर्सनैलिटी इंटेलिजेंस, ये सब भी फ्रंटल लोब में एग्जीक्यूट होंगे। नेक्स्ट है पैराइटल लोब। पैराइटल लोब में है इंटेलिजेंस, स्पेशल लैंग्वेजेस और वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना, और फिर ऑल टाइप स्पेशल सेंसेशन जिनको फील करना लाइक टच और टेम्परेचर, ये पैराइटल लोब में एग्जीक्यूट होगा। टेम्पोरल लोब का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है हेयरिंग में, क्योंकि हमारे दोनों एयर्स के ऊपर टेम्पोरल लोब होते हैं यहाँ पे। अब हम हेयरिंग में कोई भी साउंड सुनना और फिर उन वर्ड्स को स्पेशली समझना, ठीक है ना। दुनिया में मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, हमें अगर लैंग्वेज पे कोई कंट्रोल है, हमें जैसे उर्दू पे, इंग्लिश पे, पंजाबी में, सराइकी में, इस पे कंट्रोल है, तो हमारी ये सेंस डेवलप हो चुकी है टेम्पोरल लोब्स के अंदर। हमारे ये न्यूरॉन्स की कलेक्टिव जो एक रिस्पॉन्स है कि हमारी एक सेंस जो इस सिलसिले में इन लैंग्वेजेस के लिए डेवलप हुई है, तो हम उसमें अब साउंड को रिसीव भी करेंगे और उसको स्पोकन वर्ड्स जो बोले गए हैं उनको हम अंडरस्टैंड भी करेंगे, ठीक है। ऑक्सीपिटल लूप है विजुअल सेंसेशन। ऑक्सीपिटल लूप का मेनली जो काम है वो विजन से है। आइज़ के अंदर जो ऑप्टिक नर्व्स हैं और जो भी सारा वो सिस्टम आइज़ के फिजियोलॉजी का है वो उसमें ऑक्सीपिटल लूप जो है विजुअल सेंसेशन। इसमें सिर्फ चीज़ को देखना नहीं, उसको अगर कोई हमें रिटर्न वर्ड्स नज़र आए हैं उसको देख के फिर उसको समझना। अगर कोई चीज़ हमें नज़र आई है तो उसका हमें सेंस आएगी कि ये हमारी फेवरेट है, नहीं फेवरेट है हमारे पास, और ये जैसे कलर्स कौन से हैं इनके, और ये जो हम चीज़ देख रहे हैं ये क्या डिस्क्राइब कर रही है, तो ये सब कुछ ऑक्सीपिटल लूप का होगा। इस पिक्चर में कुछ हमारे पास सेरेब्रल फंक्शंस दिखाए गए हैं और कुछ स्पेशली एरियाज दिखाए गए हैं, लाइक ब्रोका एरिया यहाँ पे दिखाया हुआ है फ्रंटल लोब के अंदर। तो इसका भी स्पेशली जो काम होता है ये स्पीक से होता है, बोलने से होता है, और इसके अलावा पैराइटल लोब और टेम्पोरल लोब से ऑक्सीपिटल लोब ये डिफरेंट हमारे यही जो हम अभी पढ़ के आए हैं सेरेब्रम इसको इंडिकेट कर रहा है। डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन में वैसे तो बुक्स में जो है 4 पार्ट्स होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सबथैलेमस, एपिथैलेमस, इस तरह के 3 में, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ थैलेमस और हाइपोथैलेमस पे कंसीडर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कार्पस कैलोसिम की, कि जो हमारा टिश्यू जो हमारे दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करता है वो ये वाला होता है। ये जो पार्ट है कर्व से बनाना लाइक पार्ट है, ये होता है कार्पस कैलोसम। तो बिल्कुल इसके नीचे जो है हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल है, यहाँ पे वेंट्रिकल है, ये थर्ड लेटर वेंट्रिकल, और इसके बाद हमारे पास जो अब हम इस पर फोकस कर रहे हैं वो थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के साथ ही एक और पिट्यूटरी ग्लैंड लिखा हुआ है, जो ब्रेन के हमारे पास ग्लैंड्स है, पाइनल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, तो उनमें से ये ग्लैंड है जो बिल्कुल हाइपोथैलेमस के बिलो हमें नज़र आ रहा है। हम इसको 1 बाय 1 करते हैं। थैलेमस के जो फेशियल फाक है, थैलेमस एज अ रेलवे स्टेशन काम करता है, मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो स्पाइनल हमारी बॉडी से स्पाइनल कार्ड में और स्पाइनल कार्ड से ब्रेन की तरफ आ रही है, तो वो कुछ हद तक अपना टाइम स्पेंड करेगी थैलेमस में। थैलेमस में टाइम स्पेंड करने के वहाँ पे उसको जो इनिशियल मैनेजमेंट है, ये इनिशियल उसकी जो एक कह लेंगे आप उसको फर्दर तैयार किया जाता है, ताकि वो सेरिब्रम जो हमारे ब्रेन का एक हायर पार्ट है जहाँ पे हायर एक्टिविटीज़ एग्जीक्यूट होती हैं, सेंसी परसेप्शन एक हायर लेवल्स की होती हैं, वहाँ पर सेंड करने से पहले जो है थैलेमस के अंदर उनको कुछ एक थोड़ी देर के लिए या उनको कुछ हद तक उनको मैनेज किया जाता है। तो एक्ट्स लाइक उन्होंने यहाँ पे कहा जैसे वो सेक्रेटरी के तौर पे काम करता है, यहाँ पे एक लाइन डिस्क्राइब की गई, एक्ट्स लाइक अ सेक्रेटरी टू सेरेब्रल कॉर्टेक्स, तो मतलब चीज़ों को कुछ हद तक अरेंज करेगा। जो नो अब यहाँ पे आपको कोई भी सेंसेशन डायरेक्ट जोन सी है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक नहीं जाएगी स्पाइनल कार्ड से अनटिल अनलेस वो थैलेमस के अंदर रिले करे कुछ अंदर। इसके अलावा थर्ड पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि सेंटर ऑफ क्रूड सेंसेशन, क्रूड टच और प्रेशर। क्रूड सेंसेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि ये वो सेंसेशन है, लाइक अब हम क्रूड टच की बात करते हैं। क्रूड टच का मतलब है आपकी बॉडी में 2 तरह के टच हैं, फाइन टच और क्रूड टच। फाइन टच का मतलब है कि अगर आपकी बॉडी को फॉर एग्जांपल बैक पे कुछ भी टच होता है, कहीं भी किसी जगह से कोई भी पर्सन आपको टच करता है या कोई भी चीज़ आपको टच कर रही है, तो आपको फ़ौरन फीलिंग आएगी कि आपको टच किया गया है। साथ ही आपको ये फीलिंग भी आएगी कि बिल्कुल आपको एग्जैक्ट आपकी बॉडी का पॉइंट पता होगा जहाँ पे वो कोई टच सेंसेशन फील हुई है, लाइक कोई भी इंसेक्ट है वो आपकी बॉडी पे मूव कर रहा है तो आपको टच सेंसेशन फील आ रही है, लेकिन साथ साथ आपका हाथ बिल्कुल एग्जैक्ट उस जगह पे जाएगा जहाँ पे वो मूवमेंट हो रही है, तो आप उसको अपने आप को वहाँ से निकाल लेंगे, या जो भी आपने
एक्ट करना है वहाँ पे वो करेंगे। तो ये फाइन टच के आपको टच की सेंसेशन भी आ रही है और साथ ही आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बॉडी लोकेशन का भी अंदाज़ा हो रहा है। क्रूड टच में ऐसा नहीं होगा। क्रूड टच में आपको सिर्फ टच की सेंसेशन आएगी, लेकिन ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो पाएगा कि ये किस जगह पे हो रहा है। तो हमारी बॉडी में फाइन टच और क्रूड टच साथ साथ चल रहे होते हैं, लेकिन अगर फाइन टच अगर कोई प्रॉब्लम बॉडी में आ सकता है, लाइक थैलेमस में भी आ सकता है कि फिर जो है हमें सिर्फ क्रूड टच फीलिंग आएगी और हमें फाइन टच की फीलिंग नहीं आएगी। तो वैसे नॉर्मली बॉडी में क्रूड टच और फाइन टच ये एक दूसरे के पैरेलल ही चल रहे होते हैं। अब हाइपोथैलेमस में कि जैसे मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी कि हाइपोथैलेमस बिल्कुल जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारे ब्रेन में, उसकी बिल्कुल पास जो है उसकी लोकेशन है। तो उसका जो ये इसकी जो पर्पस है इस बात का है कि हाइपोथैलेमस का टोटल कंट्रोल है पिट्यूटरी ग्लैंड पे, चाहे वो पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब हो या वो एंटीरियर लोब हो, उसके ऊपर हाइपोथैलेमस का कंप्लीट कंट्रोल है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या फंक्शन है? पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बिल्कुल जो इनिशियल इनहिबिटरी हार्मोन्स, इनहिबिटरी या जो करेगा एग्रेवेटेड हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बाकी जितने एंडोक्राइन सिस्टम में जितने भी ग्लैंड्स हैं वो फिर अपनी सेक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं। लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे पहले स्टिमुलेटरी हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, फॉर एग्जांपल थायराइड को स्टिमुलेट करने के लिए, फिर वो हमारे ब्लड के थ्रू जो है वो थायराइड तक जाएगा, फिर वहाँ से आगे जो है वो T3, T4 और TSH प्रोड्यूस होंगे। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और बहुत से हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं आगे फर्दर हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर भी हाइपोथैलेमस का कंट्रोल है। तो इस सेंस में हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी के में बहुत सारे जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल कर रहा है। अब कंट्रोल कैसे कर रहा है? हमारा नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली नर्व्स इम्पल्सिस के थ्रू और बाद में न्यूरो हार्मोन्स होते हैं या न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, उनको रिलीज़ करके कुछ हार्मोन्स है जो हमारे ब्रेन में रहते हैं उसके थ्रू ये हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। तो हाइपोथैलेमस के अंदर से हार्मोन्स आते हैं, न्यूरो हार्मोन्स, जिनको हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन्स कहते हैं, और दीज हार्मोन्स स्टिमुलेट और इनहिबिट द सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। तो ये जो हार्मोन्स हैं हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन्स, ये फर्दर एक्ट करेंगे पिट्यूटरी हार्मोन्स पे, या तो उसको स्टिमुलेट कर देंगे या वो उसको इनहिबिट कर देंगे। और जब अगर वो स्टिमुलेट होगा पिट्यूटरी हार्मोन, तो ये ऐसे हार्मोन से लेकर जो आगे फर्दर जाके हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में जो हमारे ग्लैंड्स हैं उनको स्टिमुलेट करेंगे। और अगर ये यहीं पे इनहिबिट होगा तो हमारी बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स हैं जिनके ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोल है, पिट्यूटरी हार्मोन्स का कंट्रोल है, वो भी उनका फंक्शन भी इनहिबिट हो जाएगा। तो ये इनडायरेक्टली हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी में मल्टीपल हार्मोन्स के लेवल्स को कंट्रोल कर रहा होता है। हाइपोथैलेमस हेल्प मेंटेन होम्योस्टेसिस, और ये कंट्रोल जब करेगा तो हमारे बॉडी में होम्योस्टेसिस मेंटेन होगा, क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम का एक बेसिक काम होम्योस्टेसिस को मेंटेन भी करना है, जिसमें हमारे पास रेंजेस हैं कि हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है, हमारे पास जो स्लीप अवेक साइकिल है, हमारे पास जो केमिकल कंपोजिशंस हैं स्पेशली एक कॉन्स्टेंट रेंज में उनको मेंटेन किया जाता है। तो सबसे पहले इसका हल दिया हुआ है कि मेंटेनिंग डेली फिजियोलॉजिकल साइकिल से, जैसे स्लीप वेक साइकिल हर पर्सन का डिफरेंट भी हो सकता है। और यहाँ पे हमारा कॉमन है कि हम लोग दिन को जागते हैं, रात को सोते हैं, और कुछ लोग जो है वो रात को जागते हैं। तो ये डिफरेंट हर किस्म के स्लीप वेक साइकिल हैं जिनको मेंटेन किया जाता है हाइपोथैलेमस के थ्रू। एपेटाइट का कंट्रोल इसके पास है, बॉडी टेम्परेचर का मुख्तलिफ बॉडी में हार्मोन्स हैं वो उसके हाइपोथैलेमस के थ्रू कंट्रोल होते हैं, लेकिन वो इनडायरेक्ट वे से, जो मैंने आपको बताया पिट्यूटरी ग्लैंड वाला। थर्स्ट एंड वाटर ब्रेथ है और इमोशनल रिएक्शन है, लाइक प्लेजर और फियर। ये भी डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में कौन से हार्मोन्स, जैसे कोई गुड हार्मोन्स हैं जो रिलैक्सिंग हार्मोन्स हैं वो रिलीज हो रहे हैं तो हम प्लेजर फीलिंग करेंगे, और कुछ डिस्टर्बिंग हार्मोन्स होते हैं या जो रिलैक्सिंग हार्मोन है उनकी अगर कम मिकदार है हमारी बॉडी में तो हमें गुस्सा भी आ सकता है और फियर हो सकता है। तो ये हाइपोथैलेमस हो गया। यहाँ पे डायनसेफ्लॉन की एक पिक्चर दिखाई गई जो हम थैलेमस और हाइपोथैलेमस स्टडी करके आए हैं। इसमें ये डायनसेफ्लॉन ये पार्ट है दिखाया गया, ये जो कार्पस कैलोसम हो गया, ठीक है, और उसके बाद ये हाइपोथैलेमस हो गया और ये थैलेमस हो गया, और ये हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के नीचे ये बिल्कुल पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया हमारे पास। अब हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो हम स्टडी कर रहे हैं ब्रेन, हम कर रहे हैं ये ब्रेन स्टेम में हमारे पास मिड ब्रेन आएगा, पोन्स आएगा और मेडुला ओब्लंगेटा आएगा। ठीक है, ब्रेन स्टेम को इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि ये ब्रेन का बिल्कुल लोअर पार्ट है, लाइक ये वाला पार्ट, ठीक है ना। ये ऊपर कंप्लीट सेरेबरम आ गया, पीछे सेरेबेलम भी आ गया, और इसके अलावा जो फिर ये लोअर पार्ट है जो फर्दर आगे कंटिन्यू, जिसके आगे जो सा है वो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये है हमारे पास ब्रेन स्टेम को हम मोस्ट इन्फीरियर पार्ट होगा, और ये वो पार्ट है जहाँ से क्रेनियल नर्व्स, जो नर्व्स ब्रेन से ओरिजिनेट होंगी उनमें से 12 नर्व्स हैं हमारे पास टोटल। फर्स्ट और 2 है वो सेरिबरम से ओरिजिनेट होंगी, और उसके बाद जो बाकी 3 to 12 जो हमारे पास नर्व्स हैं क्रेनियल नर्व्स
वो यहाँ से ओरिजिनेट होंगी डिफरेंट पार्ट से, बोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा के और मिड ब्रेन के डिफरेंट पार्ट से। इस पिक्चर में कुछ फंक्शन शो किए गए हैं, लाइक पाथवे ऑफ ट्रैक्ट्स है। ट्रैक्ट्स जो सा है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे जो ब्रेन है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ सेरिब्रम को कंसीडर करें, ये सल्काए हैं, गाराएँ हैं और ये इसके सल्काए हैं। अब ये जो होता है ना हमारे ब्रेन में यहाँ पे होता है ग्रे मैटर बाहर की तरफ होता है, जो मैंने आपको 2 नर्वस टिश्यूज़ की टाइप्स बताई थी। यहाँ पे हमारे ग्रे मैटर होता है और यहाँ पे सारा वाइट, ये सारा वाइट मैटर होता है ये सब। तो अब कुछ हमारे पास यहाँ पे ऐसे न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज है यहाँ पे पड़ी रहेंगी, और जो कुछ उनके जो एक्सॉन्स हैं स्पेशली, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप कह लेंगे ये थैलेमस पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो वहाँ से नर्व फाइबर स्टार्ट होंगे, स्पेशली ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन के, जो यहाँ पे आके अपनी एंडिंग कर लेंगे। तो ये इनका कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इनका एंडिंग पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास ट्रैक्ट्स बन रहे हैं ना, कि स्पेशल उनका स्टार्टिंग पॉइंट है और उनका एंडिंग पॉइंट है, और ये स्पेशल फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो इनको हम कहेंगे ट्रैक्ट्स, ठीक है ना। ये आउटसाइड भी ब्रेन भी हो सकते हैं और इनसाइड ब्रेन भी हमारे पास हो सकते हैं। तो पाथवे और ट्रैक्ट्स है डिफरेंट जगह ब्रेन स्टेम को, जो हमारे पास जो स्पेशली जो पाथवेज पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान रन कर रहे हैं वो इसमें आ जाएंगे। उसमें ओरिजिनेशन होगी, क्रेनियल नर्व्स यहाँ से ओरिजिनेट होंगी और कंटेन ग्रुप्स ऑफ न्यूक्लाई होंगे यहाँ पे, जिनका रेटिकुलर फॉर्मेशन, ठीक है। रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या है वो भी आगे जाके आपको समझ आ जाएगा। ब्रेन स्टेम का अब है, इनके हम 1 बाय 1 करके इसके जो 3 पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस पढ़ लेते हैं। द मिड ब्रेन इज द एरिया ऑफ द ब्रेन सिचुएटेड अराउंड द सेरेब्रल एक्टिविटी बिटवीन द सेरेब्रम अबव एंड पोन्स बिलो। जो यहाँ पे मिड ब्रेन का बताया गया कि ये वो पार्ट है जो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे ब्रेन स्टेम के अंदर, मिड ब्रेन, जो बिल्कुल सेरेब्रल, जो हमारे पास एक्विडेक्ट, यहाँ पे सेरेब्रल एक्विडेक्ट वो डक्ट होती है जो लेटर वेंट्रिकल्स और थर्ड वेंट्रिकल्स को कनेक्ट करती है। तो उसके बिल्कुल ये नीचे होगा और पोन से अबव होगा। और ये है क्या हेल्प क्या करेगा, हमारी आई मूवमेंट में करेगा हेल्प, और प्रोसेस है विजुअल ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन, इनको फर्दर प्रोसेस किया जाएगा। यहाँ पे इनटू फर्दर प्रोसेस में किया जाएगा, जो ऑक्सीपिटल लोब में फर्दर सेंड करने से पहले ये मिड ब्रेन में कुछ हद तक इनको प्रोसेस किया जाएगा। पॉन्स है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, स्टेम है, और यहाँ पे क्या होगा, इट इज अ ग्रुप ऑफ नर्व दैट हैव कनेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ, ये इनका इसका जो मेन पर्पस है वो कि डिफरेंट ब्रेन के जो पार्ट्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करता है, चाहे वो ट्रैक्ट्स के थ्रू करे या मल्टीपल न्यूरॉन्स को इन्वॉल्व करके करे, तो ये ट्रैक्ट पोन्स हमारे इसको कनेक्ट करेगा। और यहाँ से भी क्रेनियल नर्व्स की कुछ ओरिजिनेशन होती है, खासतौर पे उन नर्व्स की जो हमारे फेशियल मूवमेंट, लाइक हम खाना खा रहे हैं तो उसके हमारे च्यूइंग के लिए, और ट्रांसमिशन ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फेस, स्कैल्प और माउथ, जो फेशियल का मोटर और सेंसरी दोनों कंट्रोल फेशियल मसल्स का इसमें पोन्स की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। थर्ड पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा ये खास तौर पे इसमें कुछ सेंटर्स हैं जो हमारे स्पेसिफिक कामों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं हमारी बॉडी में, लाइक, और इसमें ये बिल्कुल लोअस्ट पार्ट है ब्रेन का, और इसके बाद जो सा है स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा एक्सटेंड फ्रॉम द पोन्स अबव एंड कंटिन्यूस विद द स्पाइनल कॉर्ड बिलो, ठीक है ना। तो अब इसमें कुछ सेंटर है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कार्डियक सेंटर। कार्डियक सेंटर वो सेंटर है जो हमारे हार्ट रेट को और हार्ट की स्ट्रेंथ की, जो किस स्ट्रेंथ से हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे ये उसको कंट्रोल कर रहा है कार्डियक सेंटर। और इसमें फिर साथ ही हमारे ब्लड प्रेशर का कंट्रोल भी इसी के अंदर आ जाएगा। और ये सिस्टम खुद मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारा ऑटोनोमिक सिस्टम है, बेसिकली वो हमारे हार्ट को, हमारे रेस्पिरेशन को, हमारे रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल कर रहा है। कार्डियक सेंटर जो सा या मेडुला ऑब्लोंगेटा में कार्डियक सेंटर है, ये भी पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट है उन्हीं के साथ इन्वॉल्व होके ये अपना कार्डियक सेंटर जो है वो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को, कितना रेट है हार्ट कॉन्ट्रैक्शन का और किस स्ट्रेंथ से हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ये उसको कंट्रोल करेगा। अगर फॉर एग्जांपल मेडुला ऑब्लोंगेटा से सिग्नल जाता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को कि सिंपथेटिक स्टिमुलेशन हो जाए, तो फिर हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है और हार्ट ज़्यादा पावर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और अगर पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन स्टार्ट होती है तो इसका ये फिर अपोजिट इफेक्ट होगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो सेंटर है वो रेस्पिरेटरी सेंटर है। रेस्पिरेटरी जैसे नाम से इंडिकेट होता है, ये रेस्पिरेटरी रेट को और कितना हम डीप एक सांस ले रहे हैं अगर, तो कितना डीप ले रहे हैं, तो ये भी हमारा जो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होगा, और ब्रेन स्टेम दोनों ही ये दोनों इन्वॉल्व होकर ये इस सिस्टम को रन करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम को। और ये क्या करेगा, ये जो डिफरेंट हमारे पास इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, डायाफ्राम है स्पेशली, इनके ऊपर अपना एक्ट छोड़ेगा, या तो इनकी कंडक्शन बहुत अच्छी हो जाएगी या ये थोड़े रिलैक्सिंग हो जाएंगे। और पता कैसे चलेगा कि कौन सा रिलैक्स करना है और कौन सा हमें एक्टिवेट करना है, तो वो डिपेंड करता है ऑक्सीजन
खासतौर पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर एक्सेस होगा, बहुत ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा होगा तो हमारा सांस ज़्यादा चढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपने पेशेंट्स को देखा होगा कि जिनमें आप कहते हैं कि ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है, आपको डॉक्टर मतलब आपने सुना होगा मेडिकल टर्म्स में कि ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है, इसका मतलब है उसके बंदे उस बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई जो है स्पेशली खासतौर पर उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। फिर वहाँ पे डीप इंस्पिरेशन, ज़्यादा गहरा सांस लेना शुरू हो जाएगा, हमारी बॉडी रेस्पिरेटरी सिस्टम ज़्यादा सेंटर जो है ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, और ताकि जो जितनी जल्दी सांस लिया जाए और जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन किया जाए। थर्ड नंबर पे है रिफ्लेक्स सेंटर। ये स्पेशली वो है कि जब हम ये जो सेंटर है ये इस बात से हमारे कनेक्ट करता है कि अगर हमने कोई चीज़ पॉइजनस चीज़ खा ली जिसको हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही कि ये पॉइजन है, आपने इसको स्टमक से मूव आउट करना है, तो फिर वोमिटिंग का एक रिफ्लेक्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और लाइक इसी तरह अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में लाइक ट्रेकिया में अगर कोई चीज़ फंस जाती है और सांस आने में मुश्किल आना शुरू हो जाती है, चाहे वो बच्चे हों बूढ़े हों, तो आपने देखा होगा कि उसको कफ स्टार्ट हो जाती है ताकि उस चीज़ को बाहर निकाले। तो ये हमारा रिफ्लेक्स सेंटर है, ये हमारी बॉडी खुद से जो है वो अपने आप को इस प्रॉब्लम से निकालने की कोशिश करती है। फोर्थ नंबर है वेजोमोटर सेंटर। इसका कंट्रोल हमारे ब्लड वेसल्स पे है कि ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम हो जाए, ब्लड वेसल्स का ज़्यादा हो जाए, और ये एक्ट करता है या ये अपना जो असर छोड़ता है वो स्मूथ मसल्स फाइबर ऑफ आर्टरीज या वेन के ऊपर अपना ये इसका इफेक्ट होता है। स्पेशली यहाँ पे आर्टरीज़ की बात करें, यहाँ पे आर्टरीज़ के ऊपर वेजोमोटर सेंटर का इफेक्ट होता है, और इसके थ्रू भी जो है हमारा ब्लड प्रेशर भी मेंटेन होता है। और ये भी जो है ये अपना ये पूरा प्रोसेस मतलब ये जो अभी तक हमने चारों सेंटर्स पढ़े हैं ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू अपना एक्ट छोड़ेंगे, मतलब मेडुला ऑब्लोंगेटा इन्वॉल्व है उनके अंदर, लेकिन जो अपना फर्दर एग्जीक्यूशन होगी, जो इनका कंप्लीट इनकी इम्प्लीमेंटेशन होगी कि वो उनकी जिन सेंटर्स को ज़्यादा एक्टिवेट हो गए हैं और कम हो गए इनमें, तो वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू होंगे। डिवाइड जो डिसीजन है वो इसमें लिया जाएगा ब्रेन स्टेम के अंदर, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में होगी कि कौन सिस्टम उस वक्त एक्टिवेट हो जाए ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। अब मैंने आपको स्टार्ट में एक बात बताई थी कि हमारा लेफ्ट साइड जो है वो राइट को कंट्रोल कर रहा है, राइट हेमिस्फीयर जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल कर, तो वो ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है कि मेडुला डेकोडेशन ऑफ द पिरामिड्स, इसके यहाँ पे क्रॉसिंग ऑफ द पिरामिड, ठीक है ना। वो होता है कि मेडुला मोटर्स हमारे पास जो ठीक है मोटर नर्व्स जिनके थ्रू हमारी बॉडी को सिग्नल जाएगा, स्पेशली मसल्स को सिग्नल जाएगा कि अब आपने ये मसल कंट्रैक्ट होगा और आपने इस प्रॉब्लम से इस तरह निकलना है। तो वो होता है जब वो हमारे सेरेब्रम से स्पाइनल कॉर्ड में सिग्नल जाता है और फिर वहाँ से हमारी पूरी बॉडी में जाता है। तो यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा के लेवल पे स्पेशली बल्कि इनफैक्ट दिस मेड से एट द लेफ्ट हेमिस्फीयर दिस ट्रैक्ट्स आर द मैन पे, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा पे लेवल पे या हम कह लें कि ये जो हमारे पास इसमें हम पढ़ रहे हैं ब्रेन स्टेम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो भी ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, सेरेब्रम से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ट्रैक्ट जाने हैं ताकि हमारी बॉडी में जो स्पेशली मसल्स हैं उनको कंट्रोल किया जाए। तो वो यहाँ पे आके मेडुला ऑब्लोंगेटा पे लेवल ये आपस में क्रॉस कर जाएंगे, क्रॉसिंग यहाँ पे हो जाएगी। तो जो राइट के फाइबर राइट साइड हेमिस्फीयर से आ रहे थे वो लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी की तरफ चल जाएंगे और लेफ्ट साइड वाले जो उनसे है वो राइट साइड ऑफ बॉडी की तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ फिर इसका मतलब है कि अपोजिशन हो जाएगी कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बताई थी वो बात यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। रेटिकुलर फॉर्मेशन हमारे अंदर बॉडी के अंदर कुछ कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो स्पेसिफिकली अपना एक मैसेज स्टोर करके ब्रेन के अंदर अपने पाथवेज बना लेते हैं, ठीक है ना। उसमें असेंडिंग पाथ भी है हमारे पास, डिसेंडिंग पाथ भी होते हैं नर्व इम्पल्सेस जाने के जो ब्रेन स्पाइनल कट के दरमियान आपस में। अभी यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है रेटिकुलर फॉर्मेशन की, एक स्पेसिफिक स्टिमुलाई किस तरह बना लिया कि लाइक एक आप कहें कि एक बच्चा एडमिट है किसी वार्ड में, ठीक है, किसी हॉस्पिटल में, तो वहाँ उस हॉस्पिटल के पीछे से ट्रेन भी गुजर रही है या उस हॉस्पिटल में और भी बहुत सारी चीज़ों का शोर है, लेकिन एक जो उसकी मदर है उसके अंदर रेटिकुलर फॉर्मेशन बन गई, एक सिस्टम बन गया, एक्टिवेट हो गया कि अगर बच्चा बिल्कुल हल्की सी आवाज़ में भी तकलीफ़ की आवाज़ में रोता भी है या वो उठता है नींद से, तो माँ को फ़ौरन माँ की कंडीशन ये है कि वो डीपली जो सी है वो इस वक्त नींद में है, ठीक है ना, लेकिन उस बच्चे की आवाज़ सुनती है तो वो अपनी गहरी नींद से फ़ौरन उठ कर उस बच्चे को रिस्पॉन्ड करेगी। दूसरी तरफ अब बिल्कुल बच्चा सुकून से सोया हुआ है, ठीक है ना, और माँ भी जो है वो बिल्कुल बहुत गहरी नींद में है, लेकिन और उसके साइड हॉस्पिटल के बेतहाशा हॉस्पिटल में शोर हो रहा है किसी भी वजह से, या कोई ट्रेन है वो भी गुजर रही है, ट्रैफिक भी गुजर रही है, तो मदर जो सी है वो नींद की हालत में रहेंगे, उनको कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि उनका जो रेटिकुलर सिस्टम है एक्टिवेट वो सिर्फ उसी वक्त होगा जब वो अपने बच्चे की आवाज़ सुनेंगे। तो ये कुछ हद तक रेटिकुलर फॉर्मेशन के अलावा ये क्या फिर करता है हमारे स्केलेटल मसल्स को कोऑर्डिनेट करता है। जाहिर बात, जब माँ ने रिस्पॉन्स करना है या किसी बंदे ने भी रिस्पॉन्स करना है तो उसके फिर ये क्या करेगा, पहले तो उसको स्टिमुलस मिलेगा, उसके बाद कोऑर्डिनेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स होगी जो हमारे वॉलंटरी मूवमेंट करवाएंगे, और उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस भी होगी। तो ये कंप्लीट एक नेटवर्क चलेगा हमारे ब्रेन के अंदर किसी भी स्पेसिफिक स्टिमुलस के लिए।
इसमें क्या है, इसकी सबसे पहले इसके वर्डिंग जो ऊपर की 3-4 लाइनें हैं वो हम इसको पढ़ लेते हैं। रेटिकुलर फॉर्मेशन इज ए कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन इन द कोर ऑफ द ब्रेन स्टेम। ये भी ब्रेन स्टेम के अंदर ही जो है कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन, इसमें एरिया स्पेसिफिक नहीं किया गया कि मेडुला ऑब्लोंगेटा है या हमारे पास मिड ब्रेन है, पोन्स है, कुछ भी इसमें एरिया स्पेसिफाई नहीं किया जाता। सराउंडिंग बाय न्यूरल पाथवेज विच कंडक्ट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पल्स बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। ये असेंडिंग भी होंगे, डिसेंडिंग भी होंगे। असेंडिंग वो जो से हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में जाएंगे, और ब्रेन से जो स्पाइनल कॉर्ड में आएंगे वो डिसेंडिंग होंगे। सेरिबेलम लास्ट पार्ट है ब्रेन का। सेरिबेलम सेरिबेलम बिल्कुल जो बैक ऑफ द ब्रेन है, ये बिल्कुल वहाँ पे लोकेटेड होगा, ऑक्सीपिटल लोब के बिल्कुल नीचे। और इसमें क्या, इसमें फाइन मोटर स्किल्स है हमारे पास, ठीक है ना। फाइन मोटर स्किल्स का मतलब है, और सेरिबेलम का मेन रोल क्या है कि इससे हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रखता है। हम कोई चीज़ उठा रहे हैं, हम हाइकिंग कर रहे हैं, हम भाग रहे हैं, ठीक है ना, उसमें हमारे मसल्स तो इन्वॉल्व हैं, वॉलंटरी मसल्स हैं हमारे पास, वो इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना। लेकिन वो वॉलंटरी मसल्स, डिफरेंट मसल्स ऑफ द बॉडी आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और वो उसका हमारे पास कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना। वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उसका हमारे पास कंट्रोल नहीं है। हम अपने मसल्स को हम अपने लोअर लिम्ब और अपर लिम्स के मसल है, हमने इनको इन्वॉल्व कर लिया कि भाई अब हमने भागना है, ठीक है ना। हमारे लोअर लिम्स के मसल, बैक के मसल हमारी बॉडी को बिल्कुल अपराइट पोजीशन में, हम बिल्कुल सीधे खड़े होकर भाग रहे हैं, हमारा बैलेंस डिस्टर्ब नहीं हो रहा। तो ये जो सारी कोऑर्डिनेशन है मसल्स की आपस में, और फिर हम उसके बाद हमारा बैलेंस जो मेंटेन रहता है, क्योंकि देखिए जब आप भाग रहे हैं तो आपकी नज़रें, ठीक है ना, आप किसी चीज़ को देख रहे हो ना, आप अपना फाइनल पॉइंट भी देख रहे हो, ठीक है ना। उसके बाद आप आइज़ के मसल आपके कंट्रोल हो रहे हैं, ठीक है ना। आपका जो सा है अपना बाकी जो आप अपने बाजुओं को कुछ लोग बहुत हिलाते हैं भागते हुए, ठीक है ना, वो भी उनका कंट्रोल है, उनके पास लेग्स की मूवमेंट हो रही है, और आपके बैक के मसल आपको स्ट्रेट पोजीशन में रख रहे हैं। तो ये इतनी सारी जो चीज़ें हो रही है, उसमें बैलेंस, सबका एंडिंग पॉइंट क्या है कि एक इक्विलिब्रियम और एक बैलेंस मेंटेन रहे, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में तो ये सेरिबेलम जो है इसमें टोटली इन्वॉल्व होता है। तो अगर सेरिबेलम के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगे तो बैलेंस, कोई भी किसी कोई बंदा चल रहा है, उसके पास मसल्स भी अच्छे हैं, उसके पास चलने के एनर्जी भी है, लेकिन उसका सेरिबेलम में डिस्टर्बेंस है, तो फिर इक्विलिब्रियम और बैलेंस रखने में कोई भी पोजीशन हो, चाहे हम रेस्टिंग कंडीशन में नॉर्मल भी काम कर रहे हैं या बहुत ही कोई इंटेंस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो उसमें फिर प्रॉब्लम आएगा बैलेंस को मेंटेन रखने में। यहाँ ग्रीन कलर में सेरिबेलम को शो किया गया है। लास्ट पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है बिल्कुल एक सिलेंड्रिकल पार्ट है जो ब्रेन स्टेम से एक्सटेंड करेगा अप टू द लेवल ऑफ L1 और L2 वर्टिब्रा के समान। ये एक सिलेंड्रिकल पाइप है जो नर्वस टिश्यू से बना हुआ है। नर्वस टिश्यू ग्रे मैटर और वाइट मैटर इसमें दोनों शामिल हैं, वहाँ से एक्सटेंड करेगा स्पाइनल कॉर्ड। इसकी ये लेंथ होगी, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से स्पाइनल नर्व्स ओरिजिनेट होंगी। ब्रेन से क्रेनियल नर्व्स ओरिजिनेट हुई थी, स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स ओरिजिनेट होंगे। इसको फर्दर रीजन 4 में डिवाइड किया गया है। लाइक जिस तरह वर्टिबल कॉलम्स के वर्टिब्रा थे हमारे पास, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल वर्टिब्रा, तो इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड के भी सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर और सैक्रल वर्टिब्रा रीजन्स हैं। यहाँ पे इसके कुछ शो किया गया है, में देख सकते हैं कि सर्वाइकल पार्ट होगा, फिर थोरैसिक पार्ट होगा, लंबर होगा, सैक्रल और कोक्सीडियल पार्ट होगा यहाँ पे। और ये ब्रेन शो किया हुआ है, तो ये जो पार्ट है ये है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड। और इसमें जो अब ये हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा जो हमने पढ़ा था बिल्कुल स्टार्टिंग में। और ये हमारे पास जो PNS हो गया, ये जितनी भी नर्व्स हमारे, ये सारी नर्व्स जो सी हैं, ये जो बिल्कुल ये हमारे पास सारा PNS हो गया। तो स्पाइनल कॉर्ड के कुछ इसका स्ट्रक्चर है। जब आप इसका क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो ग्रे मैटर और वाइट मैटर्स की 2 लेयर्स नजर आती हैं। लेकिन हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि ब्रेन के अगर हम सेरिब्रल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेरिब्रल कॉर्टेक्स लेते हैं तो आउटसाइड हम इसके ग्रे मैटर होगा, ठीक है, और इनसाइड इसके वाइट मैटर होगा, ये सारा वाइट, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ जो है हमारे पास ये वाइट होगा और ये हमारे पास ग्रे होगा इन ब्रेन। लेकिन जब हम बात करते हैं इसकी स्पाइनल कॉर्ड की, तो इसमें अपोजिट है। इसमें हमारे पास सा है, अगर हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो हम एक इस तरह का क्रॉस सेक्शन मिला, ठीक है ना। उसमें अब ये पार्ट है बिल्कुल अंदर H बना के एक पार्ट पड़ा होगा, ये ग्रे मैटर का टोटली बना होगा ये वाला पार्ट, और ये जो पार्ट है ये वाइट का बना होगा। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, होंगे दोनों ही वाइट और ग्रे मैटर से मिलकर बने हुए, लेकिन ये इनमें डिफरेंस है कि एक का आउटसाइड होगा और एक का इनसाइड होगा, अपोजिट होंगे एक दूसरे के। और ग्रे और मैटर का कॉन्सेप्ट अब आप लोगों को क्लियर होगा कि ग्रे मैटर जो है वो कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज होती है, और वाइट मैटर में एक्सॉन्स या नर्व फाइबर्स जो से होते हैं न्यूरॉन्स के, वो रिजाइड करते हैं। अब हम स्पाइनल कॉर्ड के फर्दर अब इसको क्रॉस सेक्शन, जैसे ये क्रॉस सेक्शन है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो एक डीप पार्ट शो किया गया है वो ग्रे मैटर है, ये वाला जो H पार्ट है ये ग्रे मैटर है, ठीक है ना। और ये जो साइड पे सारा है ये वाइट मैटर है। तो इसके सेंटर में एक छोटी सी आपको सुराख नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल ये बिल्कुल एक जितना स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ है ये उसी के थ्रू पूरा एक्सटेंड करेगा। और ये जो हॉलो ओपनिंग है, ठीक है ना, यहाँ पे
स्पेस ओपनिंग रहा। तो यहाँ पे जो हमने सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पढ़ा था कि वो ब्रेन के वेंट्रिकल से मूवमेंट करता हुआ स्पाइनल कॉर्ड में आएगा, तो वो यहाँ पे रन करेगा इस स्पाइनल कॉर्ड में। अब इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो डिफरेंट पार्ट में आपको एक एक करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे हम जो से है, यहाँ पे हमने पढ़ा ग्रे मैटर। ग्रे मैटर में आप ये, अब हम वर्टिब्रा को आपको पता ही होगा कि जो वर्टिब्रा की ये जो बॉडी है ये एंटीरियर साइड पे होती है और ये पोस्टीरियर साइड होगी बैक इसकी, ठीक है। जो एंटीरियर, अब ये हमने, अब हम फोकस करें आप सिर्फ इस पे जो है ये एच शेप का आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें जो हॉर्न्स हैं या रैमस कह लें आप, ठीक है ना। तो ये जो एंटीरियर रैमस हो जाएंगे, ये दोनों एंटीरियर रैमस हो जाएंगे और ये पोस्टीरियर रैमस हो जाएंगे। तो अगर हम इसको राइट और लेफ्ट में फर्दर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास अब 4 हॉर्न्स या रैमस हो गए, राइट एंटीरियर और लेफ्ट एंटीरियर 2, 1 और 2, और इसके अलावा पोस्टीरियर पे हमारे पास ये 3 रैमस, पोस्टीरियर राइट और पोस्टीरियर लेफ्ट, ये 4 रैमस। तो हमारे पास इस तरह करके, लेकिन हम इनको जो फर्दर अब स्टडी करेंगे वो हम एंटीरियर और पोस्टीरियर करके ही स्टडी करेंगे, और इनका फंक्शन क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। ये आपको छोटी पिक्चर क्लियर कर, वो वर्टिब्रा के अंदर लोकेशन थी कि कैसे वो स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन लेंगे तो एक वर्टिब्रा के अंदर किस तरह वो हमें नजर आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ नर्व्स भी शो की हुई है यहाँ पे, ठीक है ना। न्यूरॉन्स दिखाए हुए, ये रेड और ब्लू कलर में न्यूरॉन्स दिखाए हुए हैं। तो जब हम इसको अप करें तो ये एच शेप में है हमारे पास ग्रे मैटर, ठीक है, और जो हमारे पास वाइट मैटर है वो है हमारे पास थोड़ा सा डल कलर में शो किया हुआ। अब ये है हमारे पास, हमने पढ़ा था कि पोस्टीरियर होते हैं, पोस्टीरियर को यहाँ पे डोर्सल से शो किया हुआ है और एंटीरियर को यहाँ से वेंट्रल पे शो किया हुआ है, लेकिन ये आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ये एंटीरियर होता है और ये हमारे पास पोस्टीरियर होता है। अब होगा क्या, जो पोस्टीरियर के अंदर हमारे पास न्यूरॉन्स आ रहे हैं ये ब्लू कलर में, आपने देखा होगा, ये हमारे पास सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, ये सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, ठीक है ना। और मोटर हमारे पास ये जो रेड कलर के न्यूरॉन्स आ रहे हैं जो हमारे पास एंटीरियर हॉर्न से निकल रहे हैं, ये मोटर होंगे, ठीक है ना, इनको मोटर है। तो अब सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स का तो आपको कॉन्सेप्ट पता है कि सेंसरी जो है सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे टुवर्ड्स स्पाइनल कॉर्ड, और जो मोटर है वो इन्फॉर्मेशन जो सी है वो ब्रेन उसे बाकी बॉडी में जितनी भी लेके जाएंगे। तो होता क्या है कि ठीक है, यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल समझ लें कि आपने एक जो है वो आइस यहाँ बनाई है, ठीक है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन आएगी इसके यहाँ पे आएगी, ठीक है, यहाँ से जाएगी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, या तो अगर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही कुछ हद तक मैंने जो होगी बनाई है, यहाँ से फिर ब्रेन के अंदर चली जाएगी, हायर सेंटर्स में चलेगी, और फिर वहाँ से इन्फॉर्मेशन वापस ब्रेन में यहाँ आएगी, और ये जो रेड पार्ट के थ्रू जो हमारे मसल्स हैं, कोई भी मसल्स हैं हमारे पास पड़ा हुआ, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ तक जाएगी। तो इस तरह ब्रेन अपना या पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम वर्किंग कंडीशन में आता है। तो और यहाँ पे स्पाइनल नर्व्स किस तरह बनती है, जब ये डॉर्सल रूट या डॉर्सल जो हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन है और ये जो हमारे पास पोस्टीरियर न्यूरॉन है, ये आपस में यहाँ बाहर आके स्पाइनल कॉर्ड के आके आपस में मिल जाती हैं, तो ये हमारे पास फिर एक स्पाइनल नर्व बनती है। तो ये स्पाइनल नर्व सिस्टम 31 पेयर्स ऑफ होते हैं हमारे पास स्पाइनल के। डॉर्सल, यहाँ पे डॉर्सल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न्स की कुछ उन्होंने आपको जो है वो बताई गई है कि डॉर्सल हॉर्न स्पेशली थिन होते हैं और वेंट्रल हॉर्न्स जो से होते हैं थिन, ये मतलब थिन हो गए, और वेंट्रल जो है या एंटीरियर पार्ट सब थोड़े थिक होते हैं। इसके बाद डॉर्सल रूट गैंग्लिया की बात की हुई कि जो इनकी हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स की नर्व्स बॉडीज होती हैं, ये जो हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स आ रहे हैं इनकी सेल बॉडीज कलेक्टिवली आउटसाइड द स्पाइनल कॉर्ड जोन है वो पहले यहाँ पे होते हैं, उसके बाद उनके एक्सॉन्स जोन से हैं वो अंदर चले जाते हैं इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तो ये जो है तो डॉर्सल रूट गैंग्लिया कहते हैं। गैंग्लिया मीन कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, सिर्फ न्यूरॉन सेल बॉडी, सॉरी। अच्छा, अब ये हमारे पास है वाइट मैटर। अब मैंने ट्रैक्ट्स की बात आपको की थी, ट्रैक्ट्स यहाँ पे कुछ ट्रैक्ट्स के नाम दिए गए हैं जो वाइट मैटर के अंदर हमें ट्रैक्ट्स हैं, अलग जो कलेक्शन ऑफ नर्व्स हैं हमारे नर्व फाइबर्स हैं, स्पेशली एक्सॉन, वो इनका स्टार्टिंग पॉइंट एक होता है और एंडिंग पॉइंट होता है, और उनके अंदर स्पेशली कुछ काम जो से होते हैं वो इनको साइन कर दिए जाते हैं। उसमें डिसेंडिंग भी होती हैं, वो डिसेंडिंग जो हमारे ब्रेन से बॉडी की तरफ सिग्नल लेके जाएंगे, और असेंडिंग जोन से है वो नीचे से लाइक हमारी लेग से, हमारे बाजुओं से, हमारे हर जगह से हायर सेंटर अपर की तरफ जाएंगे, तो वो असेंडिंग ट्रैक्स हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ टाइप्स हैं डिसेंडिंग की भी एंड और डिसेंडिंग की भी, तो इनके स्पेशल फंक्शंस हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि डीप टच होगा, प्रोपायोप्सेप्शन होगा, वाइब्रेशन, पेन, टेम्परेचर, लाइटनर। तो यहाँ पे ये ट्रैक का कॉन्सेप्ट है कि ये ऐसे नर्व सब फाइबर्स होते हैं जो ब्रेन के एक पार्ट से स्टार्ट होंगे और दूसरे पार्ट में आके ख़त्म हो जाएंगे, और इस तरह जो फाइबर्स होंगे, ठीक है, और ये ट्रैक्स बनाएंगे और इनके अपने स्पेसिफिक फंक्शंस होंगे। स्पाइनल नर्व जोन से 31 पेयर्स होते हैं, ठीक है, और वो स्पाइनल नर्व से ओरिजिनेट होंगी, और पूरी बॉडी में हमारे सेंसरी और ये मिक्सड नर्व्स होंगी, इनमें मोटर पार्ट भी होगा, इनमें सेंसरी पार्ट भी होंगे, और पूरी बॉडी में जो सा है अपने सिग्नल्स को पहुँचाएंगी और अब इनकी एक्सेस होगी।
इवन ये हमारी बॉडी के जो स्किन के पार्ट्स हैं डर्माटोम्स, उनका इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको डर्माटोम का कॉन्सेप्ट बताऊंगी मैं। तो ये बॉडी के हमारी स्किन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको डर्माटोम्स हम कहेंगे। तो हर डर्माटोम को एक स्पाइनल नर्व की सप्लाई जाएगी। और क्रेनियल नर्व से जो 12 भी नंबर होती हैं, ये टोटली जो है ब्रेन से ओरिजिनेट होंगी। इनमें सेंसरी, सिर्फ सेंसरी काम करने वाली नर्व्स भी हैं, इसमें टोटली मोटर काम करने वाली क्रेनियल नर्व्स भी हैं, और इसमें हमारे पास जो है मिक्स्ड नर्व्स भी हैं जो सेंसरी और मोटर दोनों काम कर सकती हैं। तो ये 12 भी नंबर होंगे और इनके स्पेशल नेम्स हैं। स्पाइनल नर्व्स को तो हम सबको जिस तरह सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, ऑक्सीजन नर्व्स बोल देंगे। इनमें हर नर्व का अपना नेम है, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर ऑफ जो पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्योंकि वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टोटली इज अ कलेक्शन ऑफ नर्व्स इन आवर बॉडी। तो उसमें फिर स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स दोनों आ जाएंगे और इंशाल्लाह फिर उसका कॉन्सेप्ट समझा जाएगा।